हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको वैलिडिटी के बारे में बताया था कि वैलिडिटी क्या है और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वैलिडिटी के ऊपर प्रभाव डालते हैं। इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ वैलिडिटी के बारे में बात करेंगे कि वैलिडिटी कितने प्रकार की होती है। वैसे तो भिन्न भिन्न साइकोलॉजिस्ट ने वैधता को भिन्न भिन्न प्रकार से क्लासिफाई करा है। उसका जो क्लासिफिकेशन अलग अलग तरह से दिया है, लेकिन एक मोटे तौर पे हम वैलिडिटी को दो तरह से विभाजित कर सकते हैं। एक तो इंटरनल वैलिडिटी और दूसरा एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो इंटरनल वैलिडिटी में सबसे पहले जो आती है वो हमारी क्या आती है, कंटेंट वैलिडिटी, यानी कि विषय वस्तुगत वैधता। देखो बच्चों, जितने भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण हम लोग बनाते हैं उसमें चाहे वो जो भी परीक्षण बनता है वो हम या तो विषयों के ज्ञान के लिए बनाते हैं कि इस विषय में बच्चे ने कितना अचीव करा है या इस विषय में बच्चे को कितना ज्ञान है, या हम बच्चे की जो व्यक्तित्व की विशेषताओं का मापन करने के लिए बनाते हैं, या उसकी मानसिक क्षमताओं का मापन करने के लिए, बुद्धि का मापन करने के लिए, इन सब। तो यही चीज इसकी कंटेंट कहलाती है। और कोई भी परीक्षण इनका जो मापन है वो सीधे सीधे नहीं कर सकता है, विशिष्ट व्यवहारों के माध्यम से ही इनका मापन किया जाता है। अब विशिष्ट व्यवहार कैसे होते हैं कि जब हम बच्चे को कुछ सिखाते हैं तो उसके व्यवहारों में परिवर्तन आता है, तो उस व्यवहार परिवर्तन को माप कर ही हम उसका मापन करते हैं। और जो हम परीक्षण बनाते हैं वो उसमें जो हम क्वेश्चंस लेते हैं वो इस प्रकार से लेते हैं कि उसको करके जो परीक्षार्थी है उसके व्यवहार का रूप में बदल करके हम उसका मापन कर सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भी जो एकांश होते हैं, जो आइटम्स होते हैं या जो क्वेश्चंस होते हैं वो टोटल विषय वस्तु का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो परीक्षा का निर्माण करते समय ये विचार करना, ये सोचना आवश्यक होता है कि जो हमारी विषय वस्तु है वो क्या है, और उस टेस्ट में हम उस विषय वस्तु से संबंधित किन किन पक्षों को ले रहे हैं, और वो टेस्ट उन पक्षों का कहाँ तक मापन करता है, यानी और यही चीज उसकी कंटेंट वैलिडिटी कहलाती है। सपोज हम एक बुद्धि परीक्षा का निर्माण कर रहे हैं और बुद्धि परीक्षा में हमने उसके अंतर्गत उसके 4 फेजेस को लिया है। एक उसमें तर्क शक्ति को लिया है, एक उसमें उसकी स्मृति को लिया है, एक उसमें शाब्दिक योग्यता को लिया है, और एक उसमें एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को लिया है। तो इन चारों मानसिक योग्यताओं का माप जो हम टेस्ट में जो क्वेश्चंस बनाएंगे वो इन चारों मानसिक योग्यताओं का मापन करने वाले होने चाहिए। अगर हम सपोज हमने 100 नंबर का कोई परीक्षण बनाया है तो चारों से संबंधित 25-25 क्वेश्चंस होने चाहिए। अगर किसी से संबंधित मानो किसी तर्क शक्ति से संबंधित हमने 40 क्वेश्चन रख दिए, स्मृति से संबंधित 50 क्वेश्चन रख दिए, और शाब्दिक योग्यता और अमूर्त संरचना से संबंधित 5-5 क्वेश्चन रख दिए, तो ये जो उसकी वैलिडिटी होगी वो सही नहीं आएगी। यानी कि जो क्वेश्चन है उन चारों मानसिक योग्यताओं का प्रतिनिधित्व करते होना चाहिए। अगर वो किसी एक का या 2 का मैक्सिमम रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं तो हमारी उसकी कंटेंट वैलिडिटी निम्न समझी जाएगी, लो समझी जाएगी। और इस प्रकार की वैलिडिटी का जो हम निकालते हैं या जो उसको हम उसको कैलकुलेट करते हैं वो उसका कोई स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला नहीं है। हम केवल उसको निरीक्षण के आधार पर उसके एकांशों को पढ़कर ही हम उसको निर्धारित कर सकते हैं कि कोई परीक्षण कितना वैलिड है अथवा नहीं। इसका जो हमारा वैचारिक विश्लेषण है वही हमारा इसका मुख्य आधार होता है। कोई स्टैटिस्टिकल इसके लिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके कोई भी मेथड नहीं होता है। दूसरी जो होती है वो हमारी फेस वैलिडिटी या
रूप विधि या इसको अनेक विधि भी कहते हैं। इस प्रकार की वैधता जानने के लिए देखा जाता है कि जो टेस्ट के जो आइटम्स हैं वो अपने उद्देश्यों के अनुसार निश्चित गुण का मापन करते हुए प्रतीत होते हैं अथवा नहीं। मतलब क्वेश्चंस की फॉर्म्स को देखकर ही पता चल जाता है कि ये उसके लिए जो बनाए गए हैं या नहीं। जैसे कि हम कोई एक सेना के लिए हम जो परीक्षण बनाते हैं तो उसमें जो क्वेश्चंस होने चाहिए वो हम देखते हैं कि ये सेना से संबंधित हैं या नहीं। जैसे सपोज हमें उसमें गणित के प्रश्न हम देखें तो हम ये देख सकते हैं कि सेना के लिए उसमें ऐसे होने चाहिए कि रडार की गति या वायुयान की गति या आर्मी या टेंट, इस तरह के शब्दावली का उसमें प्रयोग होना चाहिए, ना कि बाजार में वस्तुओं के भावों का। इसी तरह से हम तीसरी देखते हैं लॉजिकल वैलिडिटी, यानी कि तर्कसंगत वैलिडिटी। जब परीक्षण में प्रश्न पद या आइटम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स से संबंधित हो जिनका माप करने के लिए परीक्षण की रचना हो, तो हम कह सकते हैं कि उसकी लॉजिकल वैलिडिटी है या उसकी लॉजिकल वैलिडिटी उत्तम है। यानी कि सपोज अगर हम विज्ञान परीक्षण में देख रहे हैं कि उसका उद्देश्य सूचनाओं का मापन करना है, तो हमें केवल सूचनाओं का मापन करने वाले प्रश्न ही उसमें शामिल करने चाहिए। और इस प्रकार की वैधता को ज्ञात करने के लिए भी हम केवल जो परीक्षण पद हैं, जो हमारे आइटम्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनका हम तार्किक रूप से अवलोकन करते हैं और हम ये देखते हैं कि वो परीक्षा पद जो है वो अपने स्पेसिफिक एम्स के अनुकूल हैं अथवा नहीं है। इसके बाद जो हमारा आता है वो क्या आती है, फैक्टोरियल वैलिडिटी, यानी कि हम जहाँ पर हम कई सारे शील गुणों का मापन एक साथ करते हैं। कई ऐसे मानसिक परीक्षण होते हैं, कई ऐसे व्यक्तित्व परीक्षण होते हैं जहाँ पर कि हम विभिन्न कारकों, विभिन्न फैक्टर्स या विभिन्न शील गुणों का मापन एक साथ करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो टेस्ट की हमारी वैलिडिटी है उसको हम फैक्टोरियल एनालिसिस के द्वारा निकालते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि उस परीक्षण के मुख्य गुणों, उसके कारकों को हम ज्ञात करते हैं, उसकी मार्किंग करते हैं और प्रत्येक कारक, प्रत्येक फैक्टर और संपूर्ण परीक्षा के मध्य हम सहसंबंध निकालते हैं। इस परीक्षा को हम इसकी क्या कहते हैं, फैक्टोरियल वैलिडिटी कहते हैं। गिलफर्ड ने जो टेस्ट स्कोर्स हम निकालते हैं, जो प्राप्तांक उसमें हमें प्राप्त होते हैं, उसी को ही वैधता प्राप्त करने की कसौटी माना। इस प्रकार की जो वैलिडिटी होती है, जो फैक्टोरियल वैलिडिटी होती है, ये कंपैरेटिवली अधिक शुद्ध और वास्तविक होती है क्योंकि इसमें हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टाइप है वो क्या है, ऑपरेशनल वैलिडिटी, यानी कि इसमें जो है वो जो हमारा परीक्षण करता है ये देखने का प्रयास करता है, जिस समय वो परीक्षण की रचना करता है, जिस समय उसके पदों का निर्माण करता है, उसका क्वेश्चंस का फॉर्मेशन करता है, तो उस समय वो ये देखता है कि ये पद उस उद्देश्य की पूर्ति करता है अथवा नहीं जिसके लिए उसको बनाया जा रहा है, या जिस उद्देश्य का मापन करने के लिए उसको बनाया जा रहा है उसको उसका मापन वो कर रहा है या नहीं। इसके द्वारा किसी परिभाषित मनोवैज्ञानिक क्रिया का मापन होता है। इस प्रकार के मापन के लिए भी हम निरीक्षण विधि का प्रयोग करते हैं। अब हम दूसरा लेते हैं बाह्य कसौटियों के आधार पर, यानी कि जो एक्सटर्नल क्राइटेरियाज हैं उनके ऊपर जो हमारी वैलिडिटी है वो प्रिडिक्टिव, पहली वाली प्रिडिक्टिव में जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि हम इसके बारे में पूर्वानुमान लगाते हैं। तो कुछ मनोवैज्ञानिक परीक्षण ऐसे भी होते हैं जो किसी योग्यता, गुण अथवा विषय के संबंध में भविष्यवाणी करते हैं और ऐसे ही परीक्षणों को हम प्रेडिक्टिव वैलिडिटी भी कहते हैं। कई बार आप देखते हो कि जब हम कोई टेस्ट लेकर के देखते हैं और टेस्ट लेकर के हम ये पता करते हैं कि ये बच्चा आगे इस फील्ड में जाने लायक है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप इंजीनियरिंग का टेस्ट देते हो या आप लोग टैट का टेस्ट देते हो, टेस्ट में जब आप क्लियर हो जाते हो तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, आप भविष्य में एक अच्छे अध्यापक बन सकते हो, है ना।
या हम इसी तरह से कोई टेस्ट लेकर के, सपोज हमने कोई आपका यांत्रिक अभिक्षमता का टेस्ट लिया या कोई क्लरिकल एप्टीट्यूड का टेस्ट लिया, तो हम उससे ये देख सकते हैं कि आप उस व्यवसाय में सफल होगे या असफल होगे। तो ऐसी स्थिति में हम उसके बारे में हम पूर्वानुमान लगाते हैं और उसकी वैलिडिटी ज्ञात करते हैं। अब इसमें वैलिडिटी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि हम एक समूह के ऊपर जो हमने अभी अपनी परीक्षा बनाई है उसको हम एडमिनिस्टर करते हैं और उसके ऊपर जो उसके लिए जो हमें प्राप्तांक मिलते हैं, उस पर जो उपलब्ध प्राप्तांक होते हैं, उसके आधार पर हम भविष्य में वो कैसा होगा उसके बारे में हम एक उसकी प्रेडिक्शन करते हैं। और फिर भविष्य में जब वो उस कार्य को करता है या उस पे करता है, तब हम फिर से उसके ऊपर उस टेस्ट को एडमिनिस्टर करके उन दोनों ग्रुप्स के बीच में हम कोरिलेशन निकालते हैं। यानी कि एक वे प्राप्तांक जो किसी समूह को निर्माणाधीन परीक्षा देने पर प्राप्त हुए हैं और दूसरे वे प्राप्तांक जो उसी समूह के भविष्य में उस कसौटी पर प्राप्त होते हैं जिनका हमें भविष्य कथन करना होता है। ये गुणांक जितना अधिक होता है, भविष्य कथन उतना ही सही होता है। अब इसका एक डिमेरिट है, क्या है कि इसमें समय अधिक लगता है। सपोज आपने एक बच्चे का इंजीनियरिंग के लिए टेस्ट लिया और उसके बाद तो उसके बेसिस पे आपने बच्चे को कहा कि हाँ तुम भाई इंजीनियरिंग के लिए क्वालिफाई कर सकते हो और तुम इसकी परीक्षा दो। लेकिन जब बच्चा वास्तव में वो बाद में जाके इंजीनियरिंग की एंट्रेंस एग्जाम देगा, तो एक तो जो आपने अभी परीक्षण करा है उसका और जो एक बाद वाला जो परीक्षण है, इन दोनों के बीच में जो हम कोरिलेशन निकालते हैं, अगर वो कोरिलेशन ज्यादा होता है यानी कि उसका भविष्य कथन उतना ही अधिक सही होता है। उसके बाद दूसरा क्या है हमारा कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी यानी कि निर्मित वैधता। जब हमें ये जानना होता है कि कोई भी परीक्षा किस मनोवैज्ञानिक विशेषता का कहाँ तक मापन करती है, तो ये क्या कहलाता है, उसकी कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी कहलाता है। सपोज एक बुद्धि परीक्षण है तो उसकी संरचनात्मक वैधता का मापन करने का तात्पर्य होगा कि ये कहाँ तक बुद्धि का मापन करता है। इसका निर्धारण करना ही उस बुद्धि परीक्षण की संरचनात्मक वैधता स्थापित करना होगा। अब बुद्धि परीक्षण में हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे विद्यालय में बच्चों को ग्रेड मिलते हैं, बच्चों की जो लीडरशिप क्वालिटी होती है, बच्चों की जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, उसकी जो क्रिएटिविटी होती है, इन सब जो हमारी बुद्धि है, इन सभी कारकों से संबंधित होती है। इन सभी कारकों का बुद्धि से कुछ न कुछ संबंध है। तो यदि बुद्धि परीक्षण का इन संबंधों से, इन डिफरेंट एक्सपेक्ट से संबंध ज्ञात किया जाए और ये संबंध उच्च आए तो हमारा परीक्षण वैध होगा। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा कॉन्करेंट वैलिडिटी यानी कि एकीभूत या समवर्ती वैधता। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी निर्माणाधीन परीक्षा होती है उसका सहसंबंध उसी समय उपलब्ध किसी दूसरी परीक्षा के हम करते हैं। यानी कि एक तो हमारी निर्माणाधीन परीक्षा हो गई और दूसरी परीक्षा जो पहले से उपस्थित कोई उस सेम शील गुण का मापन करने वाली कोई दूसरी प्रमाणीकृत परीक्षा हो, उन दोनों के बीच में हम कोरिलेशन ज्ञात करते हैं। और अगर ये हमारा कोरिलेशन ज्यादा आता है, इसका मतलब कि जो हमारा करंट जो हम परीक्षण बना रहे हैं वो वैलिड होता है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। आशा करती हूँ बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप फोन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।